नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने अधिकृत तौर पर बताया है कि वह क्या करने वाली है। जो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अभिभाषण को कईयों ने मोदी के भाषणों का सार संक्षेप बताया है। कुछ ने घोषणा पत्र की नकल बताया तो कुछ ने लफाजी और नारेबाजी कहा है। हिसाब से राष्ट्रपति का भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच, विजन और भाजपा के घोषणा पत्र की छाप लिए हुए हैं। हिसाब से ये सरकार का 5 साला रोड मैप है। पिछले अभिभाषणों में 1 साल या कि बजट के दौरान होने वाले कामों की सूचना दी जाती थी। इस दफा नरेंद्र मोदी ने 5 साल का एजेंडा बता दिया है। इसलिए अगले साल जब राष्ट्रपति का फिर अभिभाषण होगा तो उन्हें ये रिपोर्ट देनी होगी कि उनकी सरकार ने क्या कुछ किया है। मतलब मोदी सरकार 1 साल के बाद जवाबदेह बनेगी। उसे बताना होगा कि बुलेट ट्रेन कितनी चली या कितने IIT, IIM खुले या महंगाई कितनी घटी। राष्ट्रपति के इस अभिभाषण में अच्छे दिन लाने के लिए एक्शन प्रोग्राम बताया गया। सो 1 साल बाद राष्ट्रपति को बताना होगा कि फला फला में अच्छे दिन आ गए हैं। एक हिसाब से मोदी सरकार का बनाया भाषण बहुत भारी है। सरकार ने अपने गले में वायदों के पत्थर बांध लिए हैं। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां हैं। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस की क़यादत वाली यूपीए हुकूमत में वजीर रहे लीडर कई नई रिवायात कायम कर रहे हैं। गुज़िश्ता हुकूमत में वजीर रहे कायदीन नई हुकूमत के वुज़रा से उनके दफ्तर में जाकर मिल रहे हैं। इससे कबल ऐसा नहीं होता था। नए वुज़रा भी महकमों के पुराने वुज़रा से सलाह मशवरा करने में नहीं हिचक रहे हैं। मिसाल के तौर पर नरेंद्र मोदी की हुकूमत के वजीर ज़राअत राधा मोहन सिंह ने यूपीए की दोनों हुकूमत में वजीर ज़राअत रहे शरद पवार से उनकी रिहाइश गाह पर जाकर मुलाकात की। वैसे भी एनसीपी के साथ बीजेपी के रिश्ते पहले से बेहतर होते जा रहे हैं। जुमेरात के रोज एनसीपी में दूसरे नंबर की हैसियत वाले लीडर प्रफुल्ल पटेल ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे कबल भी पटेल कई मुद्दों पर मोदी की हिमायत कर चुके हैं। यूपीए हुकूमत में वजीर रहे जयराम रमेश ने साबिका हुकूमत में 2 वजारत संभाली थी। नई हुकूमत बनने के बाद वो दोनों महकमों के वुज़रा से मिलने गए थे। पहले वो देही तरक्याती वजीर गोपीनाथ मुंडे से मिलने गए थे, जिनका हलफ लेने के 1 हफ्ते बाद ही इंतकाल हो गया था। रमेश ने वजीर जंगलात व माहौलियात प्रकाश जावड़ेकर से भी मुलाकात की थी। इसी तरह गुज़िश्ता हुकूमत में मरकजी वजीर ममलिकत बराए तालीम शशि थरूर ने मरकजी वजीर स्मृति ईरानी से मुलाकात की। बाद में खुद ट्विटर के जरिए उन्होंने इसकी इत्तला दी। कांग्रेस के ही लीडरान का मानना है कि पुराने वुज़रा अलग अलग वजहों से नए वुज़रा से बेहतर राब्ता बनाने में मसरूफ हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के माबेन एक साथ तब्दीली होगी। बताया जा रहा है कि जून के आखिरी हफ्ते में बीजेपी के नए सदर की तकर्रूरी होगी और उसी वक्त नरेंद्र मोदी की काबीना की तौसी होगी। बीजेपी सदर के लिए पहले 3 लीडरान के नाम सामने आए थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा या अमित शाह में से कोई एक सदर बनाया जाएगा। नए सदर जुलाई तक अपनी टीम को तश्कील देंगे। पार्टी में पहले से काम कर रहे कई नौजवान लीडरान की इस बार तरक्की हो सकती है। पार्टी में नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी और तर्जुमान के कई ओहदे खाली पड़े हुए हैं और 24 जून तक नए सदर की तकर्रूरी की उम्मीद जताई जा रही है। जून के आखिरी हफ्ते में ही हुकूमत की तौसी होगी, क्योंकि 11 जुलाई को हुकूमत का पहला बजट तकरीबन तय माना जा रहा है। इसलिए वजीर आजम अपने वुज़रा को 2 हफ्ते का वक्त देना चाहेंगे ताकि वो अपनी वजारत के बजट के कायदों के बारे में समझ सके। बीजेपी के जराये के मुताबिक बिहार, मगरबी बंगाल, महाराष्ट्र और राजस्थान से एक वुज़रा को काबीना में शामिल किया जा सकता है। राजीव प्रताप रूडी और SS आहलूवालिया का नाम काबीना में शामिल किए जाने के लिए सुर्खियों में है। इन सूबों के अलावा उत्तराखंड, झारखंड और हिमाचल प्रदेश से एक शख्स को वजारत ममलिकत मिल सकती है। तकरीबन 1 माह की कारकर्दगी का तजिया करके कुछ वज़रा के कमलदान भी तब्दील किए जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी की हुकूमत खारजा और मौजूदा मसाइल पर खास तवज्जो देती नजर आ रही है। पहले 2 हफ्ते के कामकाज में हुकूमत की ज्यादा तवज्जो इन 2 अहम मसाइल पर मरकूज रही है। हलफ बर्दारी से पहले एक तरह से नरेंद्र मोदी ने अपनी तरजीहात जाहिर कर दी थी। उन्होंने 7 ममालिक को तकरीब में दावतनामा भेजकर पहले दिन से ही खारजा पॉलिसीज पर पेशरफ्त शुरू कर दी थी। नवाज शरीफ के साथ दोस्ताना ताल्लुकात फिलहाल तोहफे तहायफ पर मरकूज रहे। वज़ीर आज़म अभी भूटान के दौरे पर जा रहे हैं और उसके बाद जुलाई के पहले हफ्ते में जापान का दौरा करेंगे। फिर सितम्बर में उनका अमेरिका का प्रोग्राम भी तय है। दिसम्बर तक वो कई मुल्कों का दौरा कर चुके होंगे। चीन के साथ सरहदी तनाज़े को मद्देनजर रखते हुए मौजूदा प्रोजेक्ट्स को वजीर माहौलियात से रियायत देने का फैसला भी मामूली नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि हुकूमत सरहद पार की सियासत को लेकर बहुत फाल है। हिंदुस्तान के बेहद अहम पड़ोसी मुल्क चीन के वजीर खारजा का भी हिंदुस्तान का दौरा हो चुका है। इसके मुकाबले दाखिली मसाइल पर हुकूमत की तवज्जो कम ही दिखाई दे रही है। वैसे भी हिंदुस्तान के साबिका वज़ीर आज़म खारजी मामलात में ज्यादा फाल होकर हिस्सा लेते रहे हैं। मनमोहन सिंह से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और उनसे पहले आई के गुजराल तक सबने
खारजा मामलात को तरजीह दी है। मोदी ने उसमें कुछ मुख्तलिफ उमूर को भी शामिल कर दिया है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ के खत का जवाब रवाना कर दिया है। नवाज शरीफ के खत के लिए शुक्रिया अदा करते हुए मोदी ने लिखा है कि वो भी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदी पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही मोदी ने ये भी कहा कि वो ऐसा माहौल चाहते हैं जिसमें टकराव और तशद्दुद नहीं हो। 11 जून को लिखे इस खत में मोदी ने लिखा है कि शरीफ और सार्क के दूसरे ममालिक के सरबराह के उनकी हलफ बर्दारी तकरीब में आने से उस तकरीब की शान में इजाफा हुआ। उन्होंने हलफ बर्दारी की तकरीब को इस इलाके में जमहूरियत की मजबूती का जश्न बताते हुए लिखा कि तमाम रहनुमाओं के हिस्सा लेने से इस खित्ते के ममालिक की इज्तिमाई उम्मीदों और मुश्तरका हिकमत अमली की एक झलक भी नजर आई। मोदी ने अपने खत में हाल ही में कराची हवाई अड्डे पर हुए हमले की मजम्मत भी की और शरीफ की जानिब से अपनी मां हीरा बेन के लिए साड़ी भेजने पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर आज़म ने शरीफ को लिखा है कि उनसे दोनों ममालिक के दो तरफा मसलों पर बात करके उनका हौसला और उम्मीद दोनों में इजाफा हुआ है। उन्होंने लिखा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते अमन, दोस्ती और ताउन के जज्बे पर मबनी है, जिससे दोनों मुल्कों के लोगों के लिए खुशगवार मुस्तकबिल का रास्ता खुलता है। गौरतलब है कि शरीफ ने 2 जून को नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा था और हिंदुस्तान में हुई 2 तरफा बातचीत पर इत्मीनान का इजहार किया था। पाकिस्तानी फौज ने जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तानी फौज ने पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब हिंदुस्तानी चौकियों पर शदीद गोलाबारी की, मोर्टार से गोले दागे। बाद में हिंदुस्तानी सलामती दस्तों ने भी जवाबी कार्रवाई की। फौज के अफसरान ने बताया कि आज सुबह 7:30 बजे पाकिस्तान की जानिब से पुंछ की 3 चौकियों पर 31 mm मोर्टार गोले दागे गए। फौज ने बताया कि जानो माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। इससे कबल मई में जंगबंदी की 19 वारदातें हुई हैं। जून में इस तरह की ये पहली वारदात थी। दरियासना सूबे के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जंगबंदी की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने ट्वीट किया कि ये महज इत्तेफाक है कि मुल्क में वजीर दिफा अरुण जेटली सलामती का जायजा लेने के लिए पहली मर्तबा जम्मू कश्मीर आ रहे हैं और उससे एक दिन कबल जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हुई है। राज्यसभा के 3 मौजूदा और 3 साबिक अराकीन के खिलाफ सीबीआई ने LTC बदउनवानी में मुकदमा दर्ज किया है। इन अराकीन और साबिक अराकीन पार्लियामेंट पर इल्जाम है कि उन्होंने ट्रैवल एजेंसियों के साथ मिलकर साजिश करके सफर के फर्जी बिल दिए और उसकी अदायगी भी कराई। इस मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद सीबीआई ने आज दिल्ली और ओडिशा में कई जगहों पर तलाशी मुहिम चलाई। जिन अराकीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उनमें TMC के D बंदोपाध्याय, बसपा के ब्रजेश पाठक और मिजो नेशनल फ्रंट के लालविंग लियाना के नाम है। इनके अलावा 3 साबिक अराकीन बीजू जनता दल के रेणु प्रधान, भाजपा के JPN सिंह और RLD के महमूद मदनी के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। TMC ने इस मामले में अपने रुकन को बेकसूर बताते हुए कहा कि बीजेपी की हुकूमत इंतकाम लेने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। फौजी सरबराह जनरल विक्रम सिंह ने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि फौजी सरबराह ने चीन के साथ मुत्तसिल कंट्रोल लाइन और हकीकी कंट्रोल लाइन के जमीनी हालात के बारे में बताया। तकरीबन 2 घंटे तक चली इस मीटिंग में जनरल विक्रम सिंह ने वजीर आजम को मुल्क की दाखिली सलामती के हालात और फौज के चैलेंजेस के बारे में भी बताया। काबिल गौर है कि 1 रोज पहले ही हुकूमत ने चीन की सरहद से मुत्तसिल इलाके में सड़क और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट को माहौलियात मंजूरी से रियायत देने का फैसला किया और आज पाकिस्तान की जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई है। लिहाजा फौजी सरबराह की वजीर आजम से इस मुलाकात को इंतहाई अहम माना जा रहा है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। संसद में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के भाषण से राजनीतिक एजेंडा लगभग गायब था। मतलब कश्मीर से लेकर भाजपा के कोर मुद्दों पर भाषण में कुछ नहीं कहा गया। राजनीति के बजाय आर्थिक और सामाजिक शैक्षिक विकास पर अधिक फोकस है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन है। अशोक जी, राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए मोदी सरकार ने जो संदेश दिया है, जो अपना रोड मैप बनाया है, वो पिछली सरकारों के रोड मैप अभिभाषणों के मुकाबले में किस तरह अलग है? देखिए, राष्ट्रपति का अभिभाषण आमतौर पर सरकार की 1 साल की नीतियों और कार्यक्रमों को दर्शाता है। जी। ये पहली बार हुआ है कि एक नई सरकार आई है और उसने पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण में अपने पूरे 5 साल का एजेंडा रख दिया है और कई मामलों में तो उन्होंने अगले 5 साल के बाद दूसरी टर्म का भी एजेंडा रखा। तो ये पहली बार हुआ है कि कोई सरकार पूरे 5 साल के एजेंडा को पहली बार जनता के सामने पेश कर। नहीं तो ये सोच समझकर हुआ या अनजाने में ये गलती हो रही है? नहीं, ये बहुत सोच समझकर हुआ है, क्योंकि मेरा मानना है कि पूरे के पूरे 5 साल का एजेंडा जनता के सामने रखकर नरेंद्र मोदी सरकार ने एक तीर से 2 निशाने किए हैं। पहला तो उन्होंने जनता को ये बता दिया है कि हमारा विजन क्या है, हमारा रोड मैप क्या है, और दूसरा उन्होंने ये कहकर हर मंत्री के ऊपर दबाव डाल दिया है कि देखो तुम्हारे मंत्रालय से संबंधित मैंने एक एजेंडा जनता के सामने पेश किया है। हर साल जब जब भी राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, दोबारा से ये
आप फिर से प्रॉमिस नहीं कर सकते। जी। लोगों को अगली बार आपको ये बताना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर एजेंडा में क्या प्रगति हुई है। नहीं तो वही तो है ना, एक साल का उसमें ब्यौरा हाँ। ये देकर नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार को भी काफी लगाम लगाई है, कसा है, और मंत्रियों को भी कसा है कि अगले साल जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा तो उस समय मैं दोबारा से नए प्रॉमिस करने वाला नहीं हूं, मुझे इन्हीं प्रॉमिसेस का एक रिपोर्ट कार्ड चाहिए। नहीं तो वही रिपोर्ट कार्ड दे सकना, मान लीजिए जो इतने बड़े लक्ष्य बताए हैं कि भाई आप बुलेट ट्रेन चला देंगे, आप महंगाई घटा देंगे, तमाम बातें, और अगले एक साल बाद जब वापस रिपोर्ट कार्ड होगा तो उसमें कि नहीं अभी नहीं चली, बाद में चलेंगी, तो ये इस तरह संतुष्ट कैसे किया जाएगा? इन सारे के सारे अभिभाषण के एजेंडा में कुछ चीजें शॉर्ट टर्म है, कुछ मीडियम टर्म है और कुछ लॉन्ग टर्म है। तो जो शॉर्ट टर्म है उनकी प्रगति तो नहीं, उनका तो रिजल्ट दिखाने पड़ेंगे अगले साल, जैसे महंगाई कम, बिल्कुल महंगाई वाले मामले, कुछ ऐसे जैसे आपने कहा बुलेट ट्रेन चलाएंगे या हम IIT खोलेंगे, इसमें अगले पड़ेगा कि कितनी प्रगति हुई है। क्योंकि 5 साल आते आते अगर आप कहें कि अभी हम प्रयास कर रहे हैं, अभी हम प्रयास कर रहे हैं, तो जनता उससे संतुष्ट होगी नहीं। तो मेरा मानना है कि जो शॉर्ट टर्म जो इसमें बातें कही गई हैं, साल बाद जब अगले राष्ट्रपति के अभिभाषण में होगा तो उसमें कुछ न कुछ नतीजे दिखाने पड़ेंगे। जो मीडियम टर्म चीज है उनमें कुछ प्रगति दिखानी पड़ेगी। अब जैसे कहा 22 तक हम सभी गांवों में पक्के मकान बनाएंगे। अब मान लीजिए हर साल प्रगति ही नहीं दिखाई दे रही होगी तो क्या 22 आगे कैसे होगा? तो मेरा मानना है कि ये एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसमें उन्होंने जानबूझकर अपनी सरकार को एक दबाव में लाए हैं कि हम काम करके दिखाएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति का अभिभाषण तो हर साल होगा और हर साल आप नए वायदे नहीं कर सकते। तो इसलिए पूरे वायदे या पूरा रोड मैप दिखाकर अब इस साल एक साल में उसकी प्रगति के पीछे प्रधानमंत्री लगेंगे और मंत्रियों को उसके परिणाम दिखाने पड़ेंगे। उस नाते इस पूरे अभिभाषण में आपके हिसाब से आर्थिक विकास, आर्थिक मुद्दों पर ज्यादा फोकस हुआ है या सामाजिक या शैक्षिक या राजनीतिक एजेंडे को ज्यादा हाईलाइट हुआ? देखिए, मेरा मानना है कि आर्थिक और सामाजिक एजेंडे पर ज्यादा जोर दिया गया, और आर्थिक को आप देखिए अभिभाषण के सबसे पहले शुरू में रखा गया है, उसके बाद कृषि को रखा गया है। तो इस प्रकार से एक एक चीज को जो जनता के सामने, जनता की जो तात्कालिक चैलेंज है, तात्कालिक भले वो महंगाई हो, विकास हो, ये तमाम उस चैलेंज से फिर धीरे धीरे आगे जनता की जो प्राथमिकताएं भी हैं, जैसे गाँव में शहरी के तरह के संसाधन मुहैया कराना, एग्रीकल्चर के बारे में, तो ऐसे धीरे धीरे आते आते फिर सामाजिक पक्षों पे गए हैं और उसमें कई मामलों में सांस्कृतिक मामलों की भी बात की है, सुरक्षा के मामले की बात की है, विदेश नहीं। लेकिन सबसे अच्छी बात इसमें क्या है कि इसमें कोई टाइम फ्रेम की बात कहीं नहीं कही गई कि हम 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। और इसलिए विरोधी दल भी समय समय पर नरेंद्र मोदी से ये नहीं पूछेंगे कि प्रगति क्या हुई। मुझे लगता है उस नाते फिर वो जो 100 दिन की एजेंडे की बात है जो सचिवों को और मंत्रियों को कहा है, वो फिर कहाँ फिट होगा इसमें? 100 दिन का वो अपना एजेंडा बनाए कहा है, अब बनाकर उसको इम्प्लीमेंट, नहीं, पहले तो उसके लिए योजना बनानी पड़ेगी। अब जैसे महंगाई कम करना ये कहने की तो बात है, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ नीति बनानी पड़ेगी। तो बजट जब आएगा तो बजट ये बातें दिखाएगा कि सरकार महंगाई रोकने के लिए या मुद्रास्फीति रोकने की दिशा में क्या कदम उठा रही है। मेरा ऐसा मानना है कि ये पहली बार स्वतंत्रता के बाद ये जो एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि सरकार का पूरा 5 साल का एजेंडा सामने रख दो, 60 महीने का एजेंडा रख दो और फिर उस पर प्रगति के लिए जानबूझकर अपनी सरकार को भी दबाव में लाओ और मंत्रियों को भी दबाव में रखो, ताकि अगले साल जो रिपोर्ट कार्ड आएगा उसमें साफ तौर पर कुछ न कुछ प्रगति दिखाई। नहीं तो ये आपके हिसाब से ये दुस्साहसी है या ये इसमें जोखिम? क्योंकि इसमें बहुत जोखिम है। आपने इतना बड़ा एजेंडा बना दिया, इतने सपने दिखा दिए कि उन सपनों को पूरा अगर आपने नहीं मतलब बताया तो एकदम मोहभंग वाली स्थिति हो जाएगी। मैं मानता हूं कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती नरेंद्र मोदी सरकार ने जनता के सामने पेश, क्यों? यही सब बातें कहकर ही तो नरेंद्र मोदी ने जनता का विश्वास जीता है। वोट पड़ा है, नहीं वो पड़ा है, वो सब कुछ है, लेकिन उसको भुलाने के बजाय और उसको आप ज्यादा पुख्ता अंदाज में बोल रहे हैं कि नहीं हम ये करेंगे, ये सपने देखिए भुलाने की कोशिश करेंगे तो उनको हाशिए में डालने की हमेशा होता ये था कि चलिए ठीक है चुनाव हो गया, अभी अब सेटल हो रहे हैं, फिर करेंगे, सोचेंगे। मैंने जैसे कहा कि हमेशा हर साल राष्ट्रपति के अभिभाषण में नए नए वादे किए, नए नए फार्मूले आते हैं कि भाई पिछले की प्रगति की रिपोर्ट कोई नहीं
नहीं देता। तो क्योंकि जनता ने विश्वास, आप देखिए अभिभाषण के सबसे पहला क्या वाक्य है कि ये विश्वास का मत मिला है, तो वो विश्वास नरेंद्र मोदी नहीं खोना चाहेंगे, इसलिए उन्होंने मुझे लगता है जानबूझकर ये जोखिम लिया है और ये इतना बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट किया है। और इसका सबसे ज्यादा दबाव उनके मंत्रियों पर आने वाला है, क्योंकि जिस मंत्री के मंत्रालय में जो योजना बनाई गई है, अगर उसका रोड मैप बनकर उसमें प्रगति नहीं हुई तो आप समझिए मंत्रियों की खैर नहीं होने वाली। जी उस नाते आपके अनुसार क्या लगता है मंत्रिमंडल कैबिनेट के बाकी सदस्य जो है या ब्यूरोक्रेसी वो कुछ उसके हिसाब से गियर अप होते हुए क्या संभावना देखते हैं? देखिए उन्होंने सेक्रेटरीज की मीटिंग में भी यही बात कही है कि मुझे जवाबदेही चाहिए। तो ये एक नए जोश के साथ, नई सोच के साथ जो नरेंद्र मोदी सामने आए हैं, मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री खुद 18 घंटे काम करने वाला है और वो मिनट पर हर चीज की रिपोर्टिंग कर रहा है, तो हो सकता है कि जो हमारा ढर्रे पे चलने वाला सिस्टम है उसमें कुछ बदलाव आए और शायद ब्यूरोक्रेसी भी और मंत्री भी कमर कस के काम करें। जी अशोक जी, बातचीत को यही समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है।